देखिएगा क्रियाकलाप 3.7 अब हम इस क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हमने यहाँ तक करवा दिया था आपको। चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए और रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। इन चित्रों को आपस में मिला दीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा करेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रिप्ट पुस्तिका में लगा सकते हैं। तो देखिएगा जो रेशम कीट होता है वो इस प्रकार का होता है और जो अंडे दे देता है, अंडे जो देता है वह शहतूत की पत्तियों को खाता है और वहीं इस पर अंडे दे देता है। अंडे देने के बाद शहतूत के जो पत्तियां होती हैं उनको खाते हुए और जो लार्वा अंडे होते हैं उनमें से लार्वा निकलता है और लार्वा निकलता है और कैटरपिलर का निर्माण करता है। और रेशम जो कृमि है वो इस प्रकार से पत्तियों से चिपका रहता है। यह रहता शहतूत की पत्तियों पर है और इससे कोकून का निर्माण होता है और कोकून से रेशम का निर्माण होता है। अब देखिएगा आगे, कोकून से रेशम तक, यानी जो कोकून है ना उससे रेशम किस प्रकार से प्राप्त होगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के लिए फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। फाइबर यानी धागे या रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन कोई किस प्रकार से होता है। रेशम कीट पालन यानी जो रेशम कीट पालन है, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टी अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। जो अंडे होते हैं ना उन अंडों को कागज पर या कपड़े पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। और जो पालक होते हैं, किसान होते हैं, अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियां, उचित ताप और आर्द्रता को अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। उन अंडों को अनुकूल स्थितियों में रखते हैं ताकि उनमें जो रेशम कीट है वो सुरक्षित बना रहे, अर्थात अच्छे रेशम कीट का निर्माण हो। अंडों का तो देखिएगा रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। चित्र 3.10 में अंडों को सावधानी पूर्वक कपड़े की पट्टियां अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। जो ये पालक होते हैं जो कि रेशम का कीट का पालन करते हैं, किसान होते हैं, ये उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए आर्द्रता एवं उच्च ताप में मतलब उचित ताप में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। ये जो काम है ये कब किया जाता है, जब शहतूत के वृक्षों पर क्या आती हैं, नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात इन्हें खाते हैं और अमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अमाप का मतलब है साइज में बड़े हो जाते हैं। चित्र के अनुसार लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रख दिया जाता है। जो बांस की स्वच्छ ट्रे होती है ना उसमें रख दिया जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर इन्हें खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं। इनके लिए क्या रख दी जाती हैं, छोटी टहनियाँ एवं रैक रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाती है। जिससे क्या हो जाते हैं, कोकून आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाती है।
कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम कीट का संसाधन, रेशम का संसाधन यानी रेशम जो धागा है उसका संसाधन जो है उसका किस प्रकार से, यानी रेशम का संसाधन जो किस प्रकार से होता है। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए, यानी जो कोकून होता है ना उससे रेशम को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम जानेंगे। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में से विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम से रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से रेशम निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है। जो रीलिंग है ना वो विशेष मशीन यानी मशीनों से की जाती है। रीलिंग का मतलब यह है बंडल बनाना। जो कोकून से प्राप्त फाइबर रेशों को निकालती है और फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। पहेली जानना चाहती है कि कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार की से हो सकती है। तो देखिएगा पहेली के अनुसार जो सोच रही है वो ऐसा अलग है, यानी जो कपास होती है उससे कपास से धागे को रुई को प्राप्त करके उससे कताई की जाती है तब रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जबकि कोकून को उबालकर सीधे ही हमें धागों का गुच्छा प्राप्त हो जाता है जो कि रेशम के धागे होते हैं। अब देखिएगा रेशम की खोज किस प्रकार से हुई। वैसे जो रेशम की खोज है ना उसका यथार्थ समय किसी को पता नहीं है। रेशम की खोज यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार, प्राचीन यानी पुरानी, चीनी किंवदंती का मतलब यह है कि चीनी कहावत के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी श्री सामग्री सी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त का कारण पता लगाने के लिए कहा गया था। जो चीनी सम्राट था जिसका नाम हुआंग टी था उसने अपने एक प्रकार से अपने नीचे जो काम करता है सामग्री सी लुंग ची से कहा कि जो हमारा बगीचा है उसमें स्थित शहतूत की जो पत्तियां हैं उन्हें क्षतिग्रस्त कौन कर रहा है, क्षतिग्रस्त क्यों हो रही हैं, कटी फटी क्यों हो रही हैं, इसका कारण का पता लगाओ। तो सामग्री ने पाया कि जो सामग्री है ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। सफ़ेद कृमि थे जो क्या कर रहे थे, शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। वो क्या थे, कैटरपिलर थे भैया वो। उन्होंने यह देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन रहे हैं। जो है कृमि हैं वो क्या कर रहे हैं, लार्वा निकाल करके चमकदार कोकून बुन रहे हैं। संयोगवश कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया। जो कोकून है ना उनके चाय के प्याले में, जो चाय थी वो गर्म होती है, गर्म चाय पी रहे थे वो, गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा, जो कोकून है ना उसमें से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। और जो रेशम का उद्योग है ना वो चीन में स्टार्ट हो गया, लेकिन उसे सैकड़ों वर्षों तक की कोई रेशम का धागा कोई और ना बना ले, इसलिए कड़ी पहरेदारी से इसे गुप्त रखा गया। और बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम के अन्य देशों में प्रचलित कर दिया। और बाद में व्यापारियों ने और यात्रियों ने रेशम को अन्य देशों में क्या कर दिया, प्रचलित कर दिया। जिस मार्ग से वो व्यापारी यात्रा करने आए थे उसे आज भी सिल्क यानी रेशम, रूट यानी रास्ता कहते हैं। आज भी उसे क्या कहते हैं, रूट, सिल्क रूट कहते हैं। अब देखिएगा प्रमुख शब्द कोकून। कैटरपिलर जो होता है वो लार्वा निकाल देता है और वो कोकून का निर्माण करता है।
कृत्रिक ऊन यानी जो ऊन होती है ना उसका एक प्रकार से संश्लेषण करना है, कृत्रिक ऊन है। रिलिंग है यानी बंडल बनाना है ऊन के। अभिमार्जन है सफाई करना है। शहतूत के रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन करना। ऊन की कटाई करना, ऊन से भेड़ से ऊन को उतारना, कटाई। रेशम कीट है, रेशम कीट होता है कैटरपिलर। रेशम कीट के जो अंडे होते हैं, अंडे जो होते हैं ना उनसे लार्वा निकलता है और कैटरपिलर एक कृमि का निर्माण करता है जो कैटरपिलर कहलाता है। संसाधन, मनुष्य के वे वस्तुएं जो मनुष्य के काम आती हैं संसाधन कहलाती हैं। आपने क्या सीखा? ये सारे बिंदु आपके स्टार हैं, मोस्ट बातें हैं। अब देखिएगा अभ्यासों को देखना है आपको। संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्न पंक्तियां पढ़ी होंगी। नर्सरी का मतलब बहुत छोटी क्लासों में पढ़ी है। कौन कौन सी? बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी मूल, यानी बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी मूल, ये आपने पढ़ी होगी। ये कविता थी एक, जैसे जोनी जोनी थी इसी तरह से ये बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी मूल। मैरी हैड लिटिल लैम्प्स हुज फिलिस वास वाइट एस स्नो, यानी वाइट एस स्नो। ऊपर लिखी गई पंक्तियों के आधार पर बताइए। जो ये अंग्रेजी की पंक्तियां थी ना, अंग्रेजी नर्सरी में जो हमने ये पढ़ी थी, बाबा ब्लैक सी और हैव यू एनी बुल, मैरी हैड ए लिटिल लैप्स हुज फिलिप्स वाइट्स एस स्नो, यानी इसके आधार पर आपको उत्तर बताने। ब्लैक शीप यानी काली भेड़ किन भागों से ऊन प्राप्त होती है? तो त्वचा से, यानी भेड़ की त्वचा से प्राप्त होती है। काली भेड़ की त्वचा से जो ऊन प्राप्त होती है, जो भेड़ से प्राप्त होगी है उसकी त्वचा से। मेमने यानी लैप्स, जो लैप्स यानी मेमना होता है। कि सफ़ेद बाल, सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? तो जो मेमना है जिसके सफ़ेद बाल हैं वो उसके ऊन के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। रेशम कीट, तो रेशम कीट में सही विकल्प चुनिए, कैटरपिलर और लार्वा। तो देखो रेशम कीट जो होता है ना उसमें कैटरपिलर जो होता है, रेशम कीट अंडे दे देता है, अंडा देने के बाद लार्वा निकलता है और वो कैटरपिलर का निर्माण करता है। तो ये दोनों केवल ए गलत, केवल बे गलत, ए और बे दोनों। तो इसमें दोनों विकल्प आएंगे। रेशम कीट जो होता है ना उसमें कैटरपिलर होता है और लार्वा दोनों ही होते हैं, क्योंकि रेशम कीट से प्राप्त होने वाले जो अंडे होते हैं उनसे लार्वा निकलता है और लार्वा निकल करके कैटरपिलर का निर्माण करता है। निम्न में से किससे, इसमें क्या हो गया? ए और बे यानी गे, आपके समझ में आ गया। दूसरे में गे। निम्न में से किस से ऊन प्राप्त नहीं होती? याक से होती है, ऊंट से होती है, बकरी से होती है, घने बालों वाला कुत्ता, इससे नहीं होती है, कुत्ते से। अरे कुत्ते से कोई भी ऊन प्राप्त नहीं करता। अब देखिएगा आप, निम्न शब्दों का क्या अर्थ है? पालन यानी जंतुओं को संसाधन प्राप्त करने के लिए उनका संरक्षण करना। जंतुओं का कोई भी संसाधन प्राप्त करने के लिए उनका क्या करना? एक प्रकार से उनका पालन वो करना, रक्षण करना, पालन करना कहलाता है। जंतुओं का संसाधन प्राप्त करने के लिए उनका रखरखाव करना पालन कहलाता है। ऊन कटाई, भेड़ों से ऊन को काटने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। रेशम कीट का पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालने का प्रक्रम। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालने का प्रक्रम रेशम कीट कहलाता है। अब देखिएगा आप, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को सही क्रम में। सबसे पहले ऊन कटाई, उसके बाद अभिमार्जन, छटाई, और छटाई के बाद फिर से देखिएगा जो ये चरण लिखे हुए हैं ना, ये आपके लिए पेज नंबर 4 पर लिखे हुए हैं। अपनी जो पुस्तक है उसका पेज नंबर ये 10 है, करंट पेज। और उसके बाद जो आप 4 निकालिए, देखिएगा जो 4 है ये लिखे हुए 4 पर, तो 4 निकाल लिया ना मैंने। तो देखिएगा ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई और बर की छटाई और रंगाई और रिलिंग, क्या ये इसमें से आप छांट कर लिख सकते हैं, बर की छटाई, रंगाई और रिलिंग। तो फिर से हमको पेज नंबर उस पर आ जाना है। हाँ जी, अभिमार्जन, छटाई, बर की छटाई और रंगाई। रेशम कीट के जीवन चक्र, उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो आप 2 चित्र बना देना, कुछ नहीं करना है। तो चित्र आप कहाँ से बना सकते हो? देखिएगा जो रेशम कीट का जो पालन है ना,
उसके चित्र बनाने हैं आपको। तो देखिएगा, रेशम की जो कीट है वो सहतूत पर है, और कोकून, कोकून दो का चित्र बना देना आप। रेशम कीट पत्तियों को खाते हुए और कोकून, ये दो प्रकार के प्रक्रम, इनका चित्र बना सकते हो आप आसानी से। अब देखिएगा आगे, 7वां है, कौन कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। रेशम कीट है पालन, एक तो पहला शब्द ये हो गया रेशम कीट पालन, पहला शब्द ये हो गया, और ये पुष्प कृषि गलत, सहतूत कृषि और मधुमार ये है सहतूत कृषि। सहतूत की कृषि क्यों की जाती है, क्योंकि जो सहतूत होता है ना उसी पर रेशम कीट पलता है। तो दो चीज़ हो गई, सहतूत कृषि और रेशम कीट पालन। संकेत, रेशम उत्पादन में सहतूत की, इसके दोनों, रेशम उत्पादन में सहतूत की पत्तियों की खेती रेशम कीटों को पालन में सम्मिलित है, और सहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्वा है। जो सहतूत की जो पत्तियां होती हैं ना, सहतूत का जो वैज्ञानिक नाम है ना वो क्या है, मोरस एल्वा। ये आपके लिए स्टार है, ये आपको लिखने हैं। अभिमार्जन, हाँ जी, अभिमार्जन का मतलब सफाई, यानी काटी गई ऊन की सफाई करना। पहला मिलाने ना पांचे से, सहतूत की पत्तियां, रेशम कीट का भोजन, रेशम कीट का भोजन। याक, ऊन देने वाला जंतु, ऊन देने वाला जंतु। कोकून, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। कोकून क्या करता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अब देखिएगा आपके लिए, अब आ गया प्रश्न नंबर 9। कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम अभिमार्जन, अभिमार्जन, अभिमार्जन लिख लेना। दूसरा, सबसे इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन, पहले में ऊन, ऊन, अभिमार्जन, ऊन मिल गया ना, ऊन। इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। सहतूत, 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 चौथे में लिख लेना, चौथे में सहतूत, रेशम कीट के अंडे से निकलता है लार्वा। पांचवे में, हाँ जी, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। तो कैटरपिलर, कैटरपिलर, कटरपिलर, कैटरपिलर क्या निकलता है, कैटरपिलर, इसमें क्या आएगा, कैटरपिलर। छठवां, लंबे धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। लंबी धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। एक तीसरा है, एक प्रकार का जांतत्व रेशा। तीसरे में रेशम, इसमें क्या आ जाएगा, रेशम, रेशम, और इसमें क्या आ जाएगा, सहतूत, रेशम, सहतूत, रेशम, यूँ आएगा रेशम, यूँ आएगा सहतूत, यूँ आएगा कैटरपिलर, यूँ आएगा अभिमार्जन, यूँ आएगा ऊन। अब छठवां है, लंबे धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। लंबे धागे जैसी संरचना, तो देखिएगा, लंबे धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा फाइबर, और इसमें आ जाएगा कैटरपिलर। तो मिल गया ना रे, इसमें मिल गया रे, इसमें मिल गया से, और इसमें मिल गया ने, चौथे पे से, और इसमें मिल गया क्या, रे। इस तरह से आपकी जो ये आपकी जो पहेली है, इस प्रकार जो ये पूरी होती है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन आंसरों को एक बार। हाँ जी, ब्लैक शीप के किन भागों से, त्वचा से। रोमों से क्या तात्पर्य है, ऊन प्राप्त करना, यानी जो रोम है वो ऊन के धागे हैं, ऊन के रेशे हैं, ऊन के क्या है, रेशे। इसमें ए और वे दोनों हैं। ऊन घने वालों के कुत्तों से, घने बाल वाले कुत्ते से प्राप्त नहीं की जाती। पालन करना, ऊन कटाई और रेशम कीट का पालन। संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जंतुओं के रखरखाव की प्रक्रिया। भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के लिए
उसके जो बाल होते हैं उसको काटने की प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। रेशम कीट, रेशम के कीट को, रेशम के धागे प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालने की प्रक्रिया ऊन छटाई, अभिमार्जन छटाई, और साथ में ही जो इसमें रंगाई आ जाएगा। और तीसरा जो वो है, चौथा जो वो है वो पेज नंबर 4 से आप ले सकते हैं, बर की छटाई। बर की छटाई, इसमें आ जाएगा आपको बर की छटाई, बर की छटाई। रेशम कीट का पालन करना, जो उसके लिए चित्र में 2 अवस्थाएं, एक तो जो कोकून वाली अवस्था है और साथ में शहतूत के पत्ते की खाने की जो अवस्था है, उसको आप बना सकते हो चित्रों को। इसमें जो इसका जो उत्तर है ये लिखा हुआ है, रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना। अभिमार्जन, रेशम कीट की काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्तियाँ, रेशम कीट का भोजन। याक, ऊन देने वाला जंतु। और कोकून फाइबर रेशम उत्पन्न करता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। इसी तरह से मैंने अभी बताया था कार्तिक ऊन की अच्छे से अभिमार्जन, एक प्रकार का जानतत्व रेशा, रेशम फाइबर, छठवें में, पहले में ऊन, शहतूत, कैटरपिलर, कैटरपिलर। इस प्रकार से आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।